आज हम इतिहास के एक बहुत जरूरी अध्याय पर बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल का भूगोल, मतलब ज्योग्राफी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। हाँ। ये वो समय है, आप देखिए, लगभग 1500 से 1000 बीसीई का। और स्कूल से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी जैसी कई परीक्षाओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे ऋग्वेद के आईने में देखते हैं कि भाई वो शुरुआती वैदिक लोग कहाँ बसे थे। हाँ उनकी दुनिया, उनका भूगोल कैसा था। हाँ, सही कहा। इस शुरुआती दौर को समझने के लिए देखिए, ऋग्वेद ही हमारा एक तरह से मेन गाइड है। अच्छा। ये हमें उस समय के भूगोल, खासकर नदियों और लोगों का जो रहन सहन था, उसकी एक तस्वीर दिखाता है। और उनका जो मुख्य निवास क्षेत्र था, वो कहलाता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, ये नाम मैंने कई बार सुना है। 7 नदियों की धरती, सुनने में तो बड़ा भव्य लगता है। ये आखिर था क्या? मतलब कौन सी नदियां थीं इसमें शामिल? हाँ, सही कहा आपने। भव्य तो लगता ही है। ऋग्वेद में इसका जिक्र बार बार आता है। इसने बेसिकली 7 प्रमुख नदियां गिनी जाती हैं। 7, ओके। हाँ, सबसे खास है सिंधु, इंडस। ऋग्वेद में इसे बहुत शक्तिशाली, महत्वपूर्ण नदी माना गया है। फिर है सरस्वती। ये तो सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसे नदीतमा कहा गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ नदी। नदीतमा यानी नदियों में उत्तम। बिल्कुल। आज इसे ज्यादातर लोग जो अब सूखी हुई घग्गर हाकरा नदी प्रणाली है, उससे जोड़कर देखते हैं। अच्छा, जो अब नहीं बहती ज्यादातर। हाँ, वही। सिंधु और सरस्वती हो गई। और बाकी 5? हाँ, बाकी 5 कौन सी हैं? बाकी 5 हैं पंजाब की नदियां, जिन्हें पंचनद भी कहते हैं। इनके नाम हैं वितास्ता, जो आज की झेलम है। झेलम, ठीक। असिखनी, यानी आज की चेनाब। परुष्णी, मतलब रावी नदी, जिस पर वो मशहूर दशराज्ञा युद्ध हुआ था। हाँ हाँ, 10 राजाओं का युद्ध। वही। फिर विपाशा, आज की ब्यास। और शुतुद्री, यानी सतलज। ये नदियां ही आप कह सकती हैं उनके जीवन का आधार थीं। तो ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, मतलब पहचान और पवित्रता का भी केंद्र थी। जैसे सरस्वती का नदी तमा होना। बिल्कुल सही। इनको याद रखने के लिए एक क्रम बना सकते हैं क्या? जैसे IJCRBSS: इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। हाँ, ये तरीका अच्छा याद रखने के लिए। IGCRBSS। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या उनकी दुनिया बस इन्हीं नदियों तक ही थी या और भी आगे जानते थे वो? नहीं, देखिए, ऋग्वेद के हिसाब से देखें तो उनकी जो भौगोलिक जानकारी थी, वो पश्चिम में कुभा नदी तक फैली थी। कुभा यानी आज की काबुल नदी, अफगानिस्तान में। ओह, अफगानिस्तान तक। हाँ। और पूरब में अगर देखें तो यमुना और गंगा का जिक्र मिलता तो है, पर बहुत ही कम। मतलब शायद वो उनके लिए सीमांत नदियां थीं, किनारे की। तो मेन फोकस उधर नहीं था। नहीं, मुख्य जीवन तो सप्त सिंधु क्षेत्र में ही था। उत्तर में हिमालय का जिक्र हिमवंत नाम से मिलता है, और दक्षिण में रेगिस्तान का भी आभास है मरु शब्द से, जो शायद थार रेगिस्तान का किनारा रहा होगा। यानी उनकी दुनिया का नक्शा खींचे तो वो आज के अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत को कवर करता था। अच्छा, ऋग्वेद में पहाड़ों का जिक्र है, जैसे आपने कहा हिमवंत, और वो सोम पौधे के लिए मशहूर मुजवंत पहाड़। हाँ, मुजबंत का भी जिक्र है। पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर। बिल्कुल। पीपल, शीशम जैसे पेड़ों का जिक्र है। जानवरों में घोड़ा। घोड़ा तो बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके लिए। गाय तो धन का प्रतीक थी। हाँ, वो गविष्टि शब्द सुना है मैंने, गायों की खोज में युद्ध। हाँ, बिल्कुल। गविष्टि का मतलब ही था गायों की खोज, जो अक्सर लड़ाई का कारण बनती थी। शेर वगैरह का भी जिक्र है। ये सब चीजें उस इलाके के माहौल से एकदम मेल खाती हैं। सही। और ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये लोग कोई बड़े शहरों में नहीं रहते थे। अच्छा, तो फिर कैसे रहते थे? वो मुख्य रूप से पशुपालक, पास्टोरलिस्ट थे, मतलब जानवर पालने वाले। और अर्धघुमंतु, सेमी नोमैडिक, यानी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे हमेशा। उनकी संपत्ति का मुख्य आधार, जैसा मैंने कहा, गायें थीं। तो मतलब आज के जमाने में जैसे पैसा या प्रॉपर्टी है, उस वक्त गाय की वो अहमियत थी। तो उनकी बस्तियां कैसी होती थी? कोई शहर, किले वगैरह? देखिए, बस्तियों के लिए शब्द मिलता है ग्राम। पर ये ग्राम शायद आज के जैसे पक्के गांव नहीं थे, बल्कि अस्थाई शिविर या छोटी बस्तियां ज्यादा थीं। पुर शब्द का भी जिक्र है, जिसका मतलब किला होता है। पर ये शायद मिट्टी या लकड़ी के बने अस्थाई सुरक्षा घेरे टाइप के होते थे, कोई परमानेंट ईंटों के किले नहीं। अच्छा, मतलब डिफेंसिव स्ट्रक्चर टाइप। हाँ, कुछ वैसा।
और उनका समाज जन पर आधारित था। जन मतलब कबीला, किसी निश्चित भौगोलिक इलाके यानी जनपद पर नहीं। वो कॉन्सेप्ट बाद में आया। समझ गया। तो ये तो हुई ऋग्वेद की बात। अगर हम जमीनी सबूतों की बात करें, मतलब आर्कियोलॉजी की, तो क्या कोई कनेक्शन दिखता है? हाँ, कुछ हद तक कनेक्शन बिठाने की कोशिश की जाती है। एक कल्चर है पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू संस्कृति, जिसका समय लगभग 1100 से 600 बीसीई माना जाता है। पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर। हाँ, इसको ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल आखिरी चरण और खासकर इसके बाद आने वाले उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके जो सबूत हैं वो हमें गंगा यमुना दोआब और आसपास के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं। तो ये पीजीडब्ल्यू से क्या पता चलता है? ये जो पीजीडब्ल्यू साइट्स हैं वो ज्यादातर छोटी ग्रामीण बस्तियां दिखाती हैं, जो ऋग्वेद के ग्राम वाले वर्णन से कुछ कुछ मेल खाता है। और एक खास बात यह है कि इसी दौर के आसपास लोहे का इस्तेमाल शुरू होने के सबूत मिलते हैं। ऋग्वेद में अयस शब्द है, बाद में श्याम अयस यानी लोहे का जिक्र आता है। लोहा, आयरन। इसका मतलब तकनीक बदल रही थी। बिल्कुल, और इसी लोहे ने आगे चलकर गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन बनाया और पूरब की तरफ बढ़ने में बहुत मदद की। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ लगता है। मतलब तकनीक यानी लोहा, उसने भूगोल को बदलने में, या यूं कहें कि भूगोल का इस्तेमाल बदलने में मदद की। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक भूगोल और जीवन शैली बाद के वैदिक काल से काफी अलग हो गए? हाँ बिल्कुल, लगभग 1000 बीसी के आसपास और उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक तरह का पूरब की ओर पलायन, ईस्टवर्ड शिफ्ट दिखता है। ईस्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, जीवन का जो केंद्र था वो सप्त सिंधु से हटकर गंगा यमुना दोआब, जिसे मध्य देश कहा गया, वो बन गया। अच्छा, तो सरस्वती का महत्व कम हो गया होगा। हाँ, सरस्वती की जगह अब गंगा और यमुना प्रमुख नदियां बन गईं। जीवन शैली में भी बदलाव आया। पशुपालन के साथ साथ स्थायी कृषि बहुत महत्वपूर्ण हो गई। खेती बढ़ गई मतलब। हाँ, और राजनीतिक तौर पर देखें तो कबीलाई जन की जगह धीरे धीरे क्षेत्रीय पहचान यानी जनपद बनने लगे, छोटे छोटे राज्य टाइप। लोहे के औजारों और हथियारों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये एक पूरी चेन है। लोहा आया, जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी, लोग ज्यादा स्थायी हुए, पूरब में बसे, नए राज्य यानी जनपद बने, और इसी ने फिर बाद के महाजनपदों और भारतीय सभ्यता के अगले चरण की नींव रखी होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वो बदलाव था। तो अगर परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो क्या खास बातें दिमाग में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, परीक्षा के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, सप्त सिंधु की नदियां और उनके वैदिक और आधुनिक नाम, जैसे परुशनी इज इक्वल टू रावी, ये मैचिंग में आ सकता है। हाँ, ये तो आता है। दूसरा, सरस्वती का महत्व, खासकर वो नदीतमा वाला पॉइंट। तीसरा, उनकी भौगोलिक सीमाएं, पश्चिम में कुभा, पूरब में गंगा यमुना का हल्का जिक्र। चौथा, उनकी जीवन शैली, पशुपालक, अर्धघुमंतु, ग्राम, पुर, जन, गविष्ठी। और सबसे जरूरी, प्रारंभिक ऋग्वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का फर्क, खासकर भौगोलिक और सामाजिक बदलाव, वो सप्त सिंधु से गंगा घाटी वाला शिफ्ट। वो नदियों वाला IJCRBSS निमोनिक तो वाकई काम आ सकता है। और जैसा आपने बताया, पूरी कहानी की तरह सोचना, सप्त सिंधु में पशुपालक जीवन, फिर धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ना, गंगा के मैदानों में लोहे की मदद से खेती और नए राज्यों का बनना, ये विजुअलाइज करने से याद रहेगा। बिल्कुल, कहानी की तरह जोड़ने से चीजें याद रखना आसान हो जाता है। और देखिए, इससे एक बड़ा सबक ये भी मिलता है कि कैसे पर्यावरण, जैसे नदी का रास्ता बदल जाना या सूख जाना, और कैसे नई तकनीक जैसे लोहे का आना, ये मिलकर न सिर्फ भूगोल बदलते हैं बल्कि पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा ही मोड़ सकते हैं। सही कहा। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल का भूगोल मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र पर केंद्रित था। एक ऐसा जीवन जो पशुपालक था, अर्धघुमंतु था, और ये बाद के गंगा केंद्रित, कृषि आधारित और ज्यादा स्थायी जीवन से काफी अलग था। ऋग्वेद वाकई सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उस युग का एक तरह से भौगोलिक और सामाजिक दस्तावेज भी है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसे सरस्वती का सूखना या लोहे का आना उस युग के लिए बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव थे, हाँ, वैसे ही आज के युग में कौन से ऐसे भौगोलिक या तकनीकी बदलाव हैं? सोचिए, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI वगैरह, जो हमारी सभ्यता और दुनिया को
उसी तरह मौलिक रूप से बदल रहे हैं। इतिहास हमें अपने आज को समझने की एक दृष्टि भी देता है। बहुत दिलचस्प नजरिया ये, सोचने वाली बात है।